अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट ऑपरेशन इन फूड प्रोसेसिंग FTST 2102 का आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। इवेपोरेटर्स और इवेपोरेशन सीरीज़ का ये दूसरा और आखिरी लेक्चर होगा। ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 2 में इवेपोरेटर्स के बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसेस किस तरीके से फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट इवेपोरेटर्स की मदद से हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस देखी थी इवेपोरेटर्स की कि आप उन मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ करके इवेपोरेटर्स को फूड इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ इवेपोरेशन की बेसिक्स भी देखी थी कि किस तरीके से इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है हमारे लिए फूड इंडस्ट्री में जो हमारे पास प्रोसेस्ड आइटम्स हैं फूड के, उनकी प्रोसेसिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। अच्छा, हमारे पास जो आज के इस लेक्चर में अब हम एक सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर को, जैसे कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे पास जब मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स भी हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके काफ़ी सारे सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स को सीरीज में अटैच करके आपने उससे एक मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर जो है तश्कील दिया होगा। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास वो सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर ही हैं जो कि इंडस्ट्री में सीरीज में इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो हम ज़रा आज डिटेल से एक सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर की वर्किंग, उसके पार्ट्स और उसके अलावा कुछ और रेलिवेंट जो इवेपोरेशन से रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो एक टिपिकल सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर होता है उसके बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट, उसके अंदर हीट एक्सचेंजर है जो कि हीटिंग मीडिया है। बेसिकली ये हीट एक्सचेंजर अपने अंदर नॉर्मली स्टीम उसने ली होगी, तो जो स्टीम आप यूज़ कर रहे हैं इस हीट एक्सचेंजर के ज़रिए अंदर, तो स्टीम अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगी उस फूड मटेरियल के, लिक्विड फूड मटेरियल को जो कि इस इवेपोरेटर में मौजूद है, और इस हीट की वजह से वो लिक्विड फूड मटेरियल फिर इवेपोरेट होगा और कंसनट्रेट हो जाएगा। तो हीट एक्सचेंजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर का। इसके साथ साथ हमारे पास इवेपोरेटिंग सेक्शन होगा। ये वो सेक्शन है कि जहाँ पर आपका जो लिक्विड फूड मटेरियल है बेसिकली इवेपोरेट हो रहा है, और इवेपोरेशन के नतीजे में बॉइलिंग होगी, और जहाँ पर बॉइलिंग होगी उसमें से फिर वेपर्स जो है वो क्रिएट होंगे और वो इवेपोरेट होंगे। सेपरेटर, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर का ये तीसरा पार्ट है। सेपरेटर के अंदर हमारे पास जो वेपर्स क्रिएट हुए हैं बॉइलिंग के नतीजे में, वो लिक्विड से सेपरेट हो जाते हैं, और उसके बाद आप इन हॉट वेपर्स को कंडेंसर या किसी और इक्विपमेंट की तरफ भेज देते हैं, ताकि नॉर्मली कंडेंसर पे भेजने का मकसद ये होता है कि आप उन वेपर्स की जो हीट है उसको यूटिलाइज कर लें, और इस हीट को नॉर्मली कोई वाटर कंटेंट होगा आपके पास, जो हम नॉर्मली स्टीम बना रहे हैं तो स्टीम को प्री हीट कर लेते हैं आप इन वेपर्स की मदद से, और जो है आप बाद में उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कैलेंड्रिया, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमारे पास सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स में यूज़ की जाती है। तो बेसिकली ये जो कैलेंड्रिया है ये आपके पास ख़ास तौर पर वैक्यूम इवेपोरेटिंग सिस्टम्स में ये आपके हीटिंग एलिमेंट है इवेपोरेटर का। तो होता क्या है, कैलेंड्रिया बेसिकली आपके पास ट्यूब्स का एक बंडल होगा। इस ट्यूब्स के बंडल के इर्द गिर्द स्टीम होती है, और ट्यूब्स के अंदर आपके पास जो है वो लिक्विड होगा। तो कैलेंड्रिया के इर्द गिर्द सारी की सारी आपके पास स्टीम मौजूद है, और ट्यूब्स के अंदर वो लिक्विड फूड मटेरियल मौजूद होगा जिसको आप कंसनट्रेट करना चाह रहे हैं। फिर जैसे जैसे आपके पास वो लिक्विड फूड मटेरियल कंसनट्रेट करेगा, तो कंसनट्रेट होने की वजह से उसकी जो इवेपोरेशन होगी, बॉइलिंग हो रही होगी, वेपर्स क्रिएट होंगे, तो वेपर्स अपने साथ साथ लाइटर कंपोनेंट को इंक्रीज करते हुए लेके जाते हुए, ट्रांसपोर्ट करते हुए वो राइज करेंगे इन ट्यूब्स में से, और आपके पास जो है उसके बाद हम वेपर्स जो है वो सेपरेशन सेक्शन में आ जाएंगे, जहाँ से लिक्विड उनसे सेपरेट हो जाएगा, और जो कंसनट्रेटेड लिक्विड है वो बॉटम से डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर की
इन 3 पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को जिसको हमने देखा है, इसके हवाले से आप इसकी ये डायग्राम देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये बड़ा सिंपल सा सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, सिंपल सी प्रोसेस को समझने के लिए ये हमारे पास एक सिंपल सी उसकी डायग्राम है। तो ये वो आपका जो हीटिंग पार्ट है, कैलेंड्रिया जिसको कह रहे हैं, बेसिकली ये हीट एक्सचेंजर वाला हिस्सा भी है। ये आपके पास वेपर्स को लिक्विड से सेपरेट करने वाला पोर्शन है यहाँ पर। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि आपके पास जो फीड है वो कहीं साइड से एंटर हो रही है, तो पॉसिबली आपको यहाँ पे शो किया गया, तो नॉर्मली यहाँ से भी फीड एंटर हो सकती है। तो फीड आपकी एंटर हो रही है, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली फीड को जब आप एंटर करवाते हैं तो वो आपके कैलेंड्रिया जो है उसके बॉटम से आप उसको एंटर करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब आपके कैलेंड्रिया में आपकी फीड एंटर होगी तो उस वक्त आपके पास यहाँ पर शेल साइड पर कैलेंड्रिया की जो ट्यूब्स हैं उनमें आपकी फीड होगी, और जो शेल है ये शेल में आपकी स्टीम होगी। स्टीम जब कैलेंड्रिया के अंदर फूड मटेरियल को अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगी तो स्टीम कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में यहाँ से जो है स्टीम का कंडेंसेट हासिल हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास इसके अंदर कैलेंड्रिया की ट्यूब्स के अंदर जो हॉट लिक्विड है, फूड मटेरियल है, वो स्टीम की जो हीट उसको मिलेगी, उसके अंदर से इवेपोरेशन स्टार्ट होगी। वेपर्स और जो लिक्विड है, बाज़ का जो वेपर की बबल्स हैं वो अपने साथ थोड़ा बहुत लिक्विड भी वो टॉप पर इस सेपरेशन चैम्बर में लेके आ जाता है, जहाँ पर हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही बैफल्स प्लेट्स लगी हुई, जैसे चप्पू होते हैं उस तरह की बैफल्स लगी होंगी। तो ये जब आपके वेपर्स और लिक्विड, जो वेपर के साथ लिक्विड भी मौजूद होगा, वो इन चप्पू यानी कि बैफल्स के साथ टकराते हैं। तो बैफल्स के साथ टकराने की वजह से वो जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, और जो आपका वेपर्स हैं वो वेपर्स आप टॉप से उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। वेपर्स टॉप से फिर कलेक्ट करने के बाद आप इसको किसी कंडेंसर में से गुजार लेते हैं, और उसको जो है कूल डाउन कर लेते हैं, आप उसकी हीट को रिकवर कर लेते हैं, और जो कंसनट्रेटेड लिक्विड है वो आप उसको यहाँ से हासिल कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें, क्योंकि ये सिंपलेस्ट आपको थोड़ा सा प्रोसेस दिखाया गया है, तो इसलिए बाज़ बात इसमें ऐसा भी होता है कि आपके पास यहाँ पे ज्योमेट्री इस तरह बनी होती है कि कंसनट्रेट सिर्फ आपका लिक्विड वहाँ से हासिल हो, उसके अंदर और किस्म के कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके वहाँ से ज़ाया ना हो। थोड़ी सी इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल में जैसे कि अभी मैंने आपको ये कंपोनेंट्स दिखाए हैं, तो मोस्ट ऑफ द इवेपोरेटर्स के अंदर जो जितने तीनों इसके फंक्शनल जो सेक्शंस हैं जिनकी हमने बात की है, तीनों फंक्शनल जो सेक्शन है वो बेसिकली एक वर्टिकल सिंगल सिलेंडर के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, जैसे कि सिलेंडर के बिल्कुल बीच में हमने जो कैलेंड्रिया देखा था अभी, तो उस कैलेंड्रिया के अंदर आपके पास स्टीम हीटिंग सेक्शन होगा, जिसके अंदर से आपके पास पाइप्स होंगे, और पाइप्स के अंदर से इवेपोरेटिंग जो लिकर है, इवेपोरेटिंग जो लिक्विड है फूड मटेरियल का, वो राइज कर रहा हो। राइज क्यों कर रहा है? क्योंकि जब इवेपोरेट कर रहा है, बॉइलिंग हो रही है, तो जो वेपर्स होंगे वो वेपर्स अपने साथ उस लिक्विड को भी पुश करेंगे और ऊपर की तरफ उठाएंगे। अच्छा, जो टॉप ऑफ द सिलेंडर थी, जो आपको उसमें एम्प्टी स्पेस नजर आ रही थी, तो वहाँ पर बैफल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ये बैफल्स जो होती हैं ये वेपर्स को तो एस्केप होने देती हैं, लेकिन जब इन बैफल्स के साथ आपका लिक्विड और वेपर टकराते हैं तो वो लिक्विड जो है वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में हमारे पास वेपर से अलग होकर जो है वो वापस आपके मेन चैम्बर के अंदर, मेन कॉलम के अंदर नीचे आ जाता है। जो हमारे पास हीट एक्सचेंजर का सेक्शन है जिसको हम कैलेंड्रिया कह रहे हैं, इस कैलेंड्रिया के अंदर जो स्टीम है बेसिकली वो आपकी आउटर जैकेट के अंदर कंडेंस होगी। जब वो स्टीम अपनी हीट को कैलेंड्रिया के अंदर मौजूद फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देगी, तो वो हीट कंडेंस हो जाएगी, और जो आपका लिक्विड है फूड मटेरियल वो विद इन द ट्यूब्स जो है वो इवेपोरेट करेगा, बॉयल होगा, और उसके बाद जो है आपके पास वो सारी उस एरिया के अंदर उसकी बॉइलिंग होगी। अच्छा, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो इसके अंदर वो ये कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस होंगी, जो रेजिस्टेंसेस हमारे पास स्टीम की वजह से या आपके फूड मटेरियल की वजह से हीट के ट्रांसफ़र के प्रोसेस को रेजिस्ट करेंगी। मसलन किस तरह, जरा आप इसको देखते हैं। देखिए होगा क्या कि देखिए जब आप हीट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, हमने क्लास में भी अपने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि अगर आपके पास एक तवा है जिस पर आप रोटी बना रहे हैं, तो तवे की अगर थिकनेस हम इंक्रीज़ कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी रोटी देर से पकेगी। बिल्कुल इसी तरह
जिस कैटल के अंदर या जिस पतीले के अंदर आपका वाटर बॉयल हो रहा है, अगर आप उस वाटर उस कैटल की या उस पतीले की जो बॉटम की थिकनेस है उसको डबल या ट्रिपल कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो हीटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये जो हीट एक्सचेंजर है, हीटिंग मीडियम है, इस हीटिंग मीडियम के ऊपर भी वक्त गुजरने के साथ साथ बाज़ औक़ात जो सॉलिड्स हैं, देखिए जैसे इनिशियली आपके पास कंसनट्रेट होता जा रहा है, तो कंसनट्रेट होने के नतीजे में लिक्विड सॉलिड कंटेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये लिक्विड सॉलिड कंटेंट्स जो है ट्यूब्स की वॉल्स के साथ स्टिक कर जाते हैं। स्टिकिंग की वजह से अब ये वॉल की थिकनेस बढ़ रही है। थिकनेस बढ़ने के लिए ये एक तरह की रेजिस्टेंस दे रही है, हीट इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगी। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर एक और प्रॉब्लम क्या आता है कि आपके पास जब ये लिक्विड ट्यूब्स के अंदर एक लेयर बना लेता है, तो ट्यूब्स के अंदर जो लेयर बनाता है तो वो लेयर भी एक एडिशनल थिकनेस क्रिएट कर देता है, जिसको हम कह रहे हैं फिल्म कॉफिशिएंट का हम नाम दे रहे हैं कि एक लिक्विड फिल्म बन जाती है, फिल्म कॉफिशिएंट का नाम दे रहे हैं। तो वो भी एडिशनल रेजिस्टेंस जो है हमें उसके ऊपर हीट ट्रांसफ़र के ऊपर रेजिस्टेंस हमारे पास वो क्रिएट कर रहा है, और रेजिस्टेंस की क्रिएशन की वजह से हमारा जो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। अच्छा, इसीलिए एक इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पास हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट, इंशाल्लाह हम इसको अपने लेक्चर नंबर 7 में गालबन हम इस पर डिटेल से न्यूमेरिकल भी करेंगे और डिटेल से बात भी करेंगे। तो फिलहाल आपके लिए जो हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट्स है, ये जो हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर जो एक जब क्योंकि जो आपके पास जब भी कोई इस तरह का हीट का प्रोसेस होने, उसके लिए आपको कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है, आपको उसके लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है। मसलन देखिए, आप जब यहाँ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो यूनिवर्सिटी में आपकी एक ड्राइविंग फोर्स है, आप यू वांट टू हैव अ गुड फ्यूचर, आपकी ये ड्राइविंग फोर्स है। इसलिए जब हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो हीट ट्रांसफ़र के लिए आपको ड्राइविंग फोर्स चाहिए। आपके पास अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ही हीट इजीली ट्रांसफ़र होगी। तो आपकी जो हीट है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। अगर आपके पास ये हायर और लोअर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा, आपके पास ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस के अंदर हमारे पास कुछ कॉफिशिएंट्स हैं जो कि रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हुए बनाए गए हैं कि आपके पास जो हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस में जो रुकावटें आ सकती हैं उनको देखते हुए हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट्स डिज़ाइन किए गए हैं, तो कैलकुलेट किए जाते हैं बेसिकली। तो जो हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट्स हैं इवेपोरेटर्स के केस में, वो नॉर्मली हमारे पास 1800 से 5000 जाउल्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सी के करीब इनकी ये वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, ये वैल्यू डिपेंड कर रही होती है कि आपके इवेपोरेटर की टाइप के ऊपर, इवेपोरेटर की शेप के ऊपर, इवेपोरेटर के अंदर जो हम फूड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस फूड मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी ये जो है हमारे पास जो है हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, उसके साथ साथ जब हम हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट की हम आगे बात कर रहे हैं, तो उस दौरान आपके पास नॉर्मली क्या होगा कि ये जो मैंने आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं 1800 टू 5000 जाउल्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सी, इसको पढ़ने का तरीका यही है 1800 टू 5000 जाउल्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू जो है, ये टिपिकली आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है, अगर हम उसको इवेपोरेट करें किसी वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर के अंदर, जहाँ पर आपको कोई कंडेंसिंग स्टीम आप प्रोवाइड करें, यानी कि ऐसी स्टीम प्रोवाइड करें जब अपनी वो हीट ट्रांसफ़र कर ले तो वो कंडेंस हो जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो उसके वक्त आपके पास ये जो हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट आपको हासिल होंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब आपके पास डिज़ोल्व सॉलिड्स जो हैं वो जब आपकी वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं, डिज़ोल्व सॉलिड्स की कंसनट्रेशन बढ़ रही है इन योर कंसंट्रेशन फूड मटेरियल, तो उस वक्त आपके पास जो है विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपके उसके अंदर से लिक्विड कंटेंट कम हो गए हैं, सॉलिड कंटेंट बढ़ गए हैं, और विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से वो जो कैलेंड्रिया की ट्यूब्स हैं उनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो सकती। अब आपकी सर्कुलेशन डिस्टर्ब करेगी, वो लिक्विड इजीली फ्लो नहीं कर सकेगा, तो फिर इस वजह से जो हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट है वो भी कम हो जाएंगे, और आपके पास जो है असल में जो हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है वो इससे काफ़ी ज़्यादा कम होगी। अच्छा, जब हमारे पास जैसे जैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस
प्रोसीड करता है तो हमारे पास जो रिमेनिंग फूड मटेरियल है जिसमें से वाटर है कंटेंट जो है वोलेटाइल कंटेंट इवेपोरेट हो रहे हैं वो अब इवेपोरेट होते जा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा जो फूड मटेरियल है वो कंसनट्रेट होता जा रहा है, उसके अंदर आपके सॉलिड्स की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, उसके अंदर से लिक्विड कंटेंट कम से कम होता जा रहा है। अच्छा, जैसे जैसे उसका लिक्विड कंटेंट कम होता जाएगा और सॉलिड कंटेंट बढ़ता जाएगा, इस फूड मटेरियल का बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब जैसे जैसे ये बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ने से हमारे पास इसको क्या कहते हैं, आप इस चीज़ का एक स्पेशल नाम है, उसको आप कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास एक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट राइज करना शुरू कर देगा और ये जो बेसिकली आपके पास जो है राइज होगा बॉइलिंग पॉइंट का या बॉइलिंग टेम्परेचर का, तो ये आपके पास जो टेम्परेचर ड्रॉप है उसको जो है वो आपको टेम्परेचर जो अवेलेबल टेम्परेचर है उसको कम कर देगा और जो अवेलेबल टेम्परेचर है उसको कम करने की वजह से आपके पास जो है जो हीट सोर्स है उसको भी अफेक्ट करता है। और हीटिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपका हीटिंग मज़ीद होती जा रही है, सोल्यूशन आपका कंसनट्रेट होता जा रहा है, हीटिंग का जो प्रोसेस है वो इतना यूनिफॉर्म नहीं रहेगा और आपके पास वो जो ड्राइविंग फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स कम होती जाएगी। इसको यहाँ पे आपने इस तरीके से समझना है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हीट ट्रांसफ़र के लिए फूड मटेरियल का कोई टेम्परेचर है, आपका वो टेम्परेचर चाहिए और साथ साथ आपको स्टीम का कोई टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर डिफरेंट है। इस वजह से स्टीम अपने हीट मुसलसल आपके फूड मटेरियल को दे रहा है और फूड मटेरियल मुसलसल गर्म हो रहा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो कंसनट्रेट होता जा रहा है फूड मटेरियल, उसके अंदर से वेपर्स निकलते जा रहे हैं, वो तो उसकी बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसका मतलब है कि उस फूड मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फूड मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ने से वो जो ड्राइविंग फोर्स है, टेम्परेचर डिफरेंस है, वो कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो अमाउंट ऑफ हीट एंटर हो रही थी स्टीम से उस फूड मटेरियल में वो कम हो जाएगी और आपके पास जो है वो फूड मटेरियल के अंदर जो है इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो इफेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा वो भी कम हो जाएगा। और इसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा भी होता है कि जब आपके पास सल्यूट कंसंट्रेशन, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऐसा सॉलिड कंटेंट है जो उस फूड मटेरियल में मौजूद था, लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, तो उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्यों सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है? नॉर्मली आप ये कहते हैं लेट्स से 100 ग्राम्स ऑफ सॉलिड पर लीटर। अब अगर आपके पास उस लीटर में से 200 ml इवेपोरेट हो गए हैं तो अब आपके पास जो है ना 100 ग्राम्स ऑफ सॉलिड इन 800 ml ऑफ लिक्विड, तो आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई है। इसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और विस्कोसिटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये सर्कुलेशन कम हो जाएगी और सर्कुलेशन कम होने से जो है वो आपके पास अगेन हीट ट्रांसफ़र जो है वो जो कोफिशिएंट्स हैं और जो आपके पास जो है वो भी कम हो जाएंगे और बॉइलिंग का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, जो हमारे पास फूड सेंसिटिव लिक्विड्स हैं उनकी जो इवेपोरेशन है वो एक तो मुश्किल है और दूसरा हमें उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे फूड मटेरियल के अंदर मौजूद इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर मौजूद जो आपके फ्लेवर्स हैं, कोई एरोमाज हैं, वो उस फूड मटेरियल में से जो है वो ना रिमूव हो जाएं। इसलिए जो ख़ास तौर पर लिक्विड फूड हैं जो कि हीट सेंसिटिव हैं उनकी इवेपोरेशन का ख़ास तौर पर ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, इस ख्याल के दौरान में हमारे पास ये देखना पड़ता है कि आपके या तो हॉट सरफेसेस के साथ शॉर्ट कांटेक्ट टाइम्स हो या फिर आपके साथ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ही हम जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज़ ना करें ताकि हमारी जो हीट सेंसिटिव लिक्विड है वो इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जो ये वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, फ्लेवर्स हों, एरोमाज हों या कोई और न्यूट्रिएंट्स हों, वो ज़ाया ना हो जाए। ख़ास तौर पर जो हमारे पास ऐसे फूड लिक्विड्स हैं जो कि लो विस्कोसिटी है जिनकी, उनको तो हम आसानी से क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर्स के अंदर या आपके पास वो ट्यूबुलर या प्लेट टाइप्स के होंगे उनके अंदर हम आसानी से उनको प्रोसेस करके ये हम अचीव कर लेते हैं।
क्योंकि जब आपके पास जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ती है तो विस्कोसिटी बढ़ने के लिए साथ साथ जो कंसंट्रेशन जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और कंसंट्रेशन बढ़ने के नतीजे में मैकेनिकली जो आपका हॉट मटेरियल है उसकी हीटेड सरफेस के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफ़ी इजी हो जाती है। मैकेनिकल जो ट्रांसपोर्टेशन है आपके हीटेड सरफेसेस के अक्रॉस, उसके लिए हम नॉर्मली कोई स्क्रैप सरफेसेस यूज़ करते हैं। कोई आपके पास स्क्रैपर है, कुछ स्क्रैप सरफेसेस यूज़ किए जा रहे हैं, या आप स्पिनिंग सरफेसेस यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो हॉट सरफेस है जहाँ से हीट कांटेक्ट हो रही है वो स्पिन कर रहा होगा ताकि वो आपके फूड मटेरियल के साथ बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए कांटेक्ट करे, तो इसलिए वो मुसलसल मैकेनिकली वो स्पिन करेगा, और इस मैकेनिकल स्पिनिंग के नतीजे में जो है वो जब वो कांटेक्ट कर रहा होगा तो आपके पास शॉर्ट टाइम होगा। इट कुड बी एज शॉर्ट एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट, कुछ सेकंड्स के अंदर वो जो है रेजिडेंस टाइम होगा, और उसके नतीजे में आपके पास जो है वो हीट सेंसिटिव मटेरियल ये अपनी इंपॉर्टेंट वोलेटाइल कंपोनेंट्स को लूज नहीं करेगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात में आप इस तरह का कोई मैकेनिकल जो है कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप वैक्यूम के साथ भी ये काम करते हैं। अंडर वैक्यूम काम करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो टेम्परेचर है वो लो रहते हैं, और लो टेम्परेचर की वजह से आपके पास जो है फिर उसी तरह हम जो है इजीली अपने फूड मटेरियल्स को इवेपोरेट कर सकेंगे, और जो हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे उन वोलेटाइल कंपोनेंट्स की जो रिटेंशन है वो मैक्सिमम है। अच्छा जी, हमारे पास जो फ्लेवर स्पेशली जो लूज करता है इनसेंसिबल फूड मटेरियल्स के अंदर, तो आपके पास जब भी ये बेटा आप याद रखिएगा कि हम कोई सा भी फूड मटेरियल उसको हम इवेपोरेट कर रहे हैं, जब आप उसके अंदर से वोलेटाइल कंपोनेंट को इवेपोरेट कर रहे हैं तो आपके पास वो फ्रूट जूसेस हो, बेशक कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट हो, जो भी आप इवेपोरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं ताकि उनको कंसंट्रेट कर सकें, उस दौरान हमारा जो एरोमा है वो ज़रूर लूज़ करेगा। जो फूड मटेरियल है उसका एरोमा जो है वो लूज़ हो जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली जो लॉस ऑफ एरोमा है ये डिपेंड करता है कि आपके पास वो जो फ्लेवर है वो कंपोनेंट किस कंपाउंड की तरह है, वो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, वो किस किस्म का फ्लेवर है, और वो जो फ्लेवर है उसकी जो वोलेटिलिटी है वो वाटर कंटेंट के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है कि उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना है आपके फूड मटेरियल के अंदर। इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर हमारे पास वो जो फ्लेवर है हम उनके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास किस तरीके से वो लूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे पास जो फ्रूट एरोमाज हैं, जैसे आप देखते हैं कि हर फल की एक मखसूस किस्म की खुशबू है, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट एरोमाज हैं उनको 4 बड़े ग्रुप्स में जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। तो जो सबसे पहला ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास हाईली वोलेटाइल एरोमाज हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे एरोमाज हैं जो कि बड़े इजीली लूज़ कर जाते हैं। मसलन जैसे एप्पल का एरोमा है, जो सेब का एरोमा है, इट्स वेरी सेंसिटिव, इट कैन ईजीली बी लॉस्ट। तो अगर आपके पास, इसको इमेजिन करें, अगर आपके पास 15% अगर आप जूस को इवेपोरेट कर दें, आपके पास फ्रेश जूस है उसमें से अगर आप 15% को अगर आप इवेपोरेट कर देते हैं तो जो एप्पल का एरोमा है वो जूस का वो लूज़ कर जाएगा। उसके मुकाबले में हमारे पास मीडियम वोलेटिलिटी एरोमाज होते हैं, मसलन प्लम्स के, ग्रेप्स के। तो ये अगर आप 50% प्लम्स या ग्रेप्स का जूस इवेपोरेट कर दें तो ये आपके जो ये एरोमाज हैं ये कम्प्लीटली जो है लॉस्ट हो जाते हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास लो वोलेटिलिटी एरोमाज हैं, मसलन एप्रिकॉट्स, पीचेस, इनके जो एरोमाज हैं इनको लो वोलेटिलिटी एरोमाज इसलिए कहते हैं कि अगर आप 50% जूस इवेपोरेट कर दें तो फिर 80% एरोमा इन फ्रूट्स का वो लूज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास वेरी लो वोलेटिलिटी एरोमाज हैं, मसलन स्ट्रॉबेरी है, रेस्पबेरी है। इनके केस में हमारे पास जो है ऑलमोस्ट अगर आप 50% जूस को इवेपोरेट कर देते हैं तो उसके नतीजे में तो 60 से 70% या इट कैन ऑल्सो बी लेस दैन 60 to 70%, तो हम वो जो आपका एरोमा है वो लूज कर जाएगा। ये
जो हम एरोमा की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जो एरोमा है, इट इज़ ड्यू टू सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन योर फूड मटेरियल। तो बेसिकली जो नेचुरल एरोमाज हैं, ये बड़े कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। मसलन इनमें अल्कोहल्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं, फिनोलिक सब्सटेंसेस होते हैं, टर्पीन्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो मिलकर आपको एक कॉम्प्लेक्स एरोमा जो है फूड मटेरियल का वो देते हैं। अच्छा, फिर अब ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, आपका जो एक एरोमा है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो उसकी वजह से हर कंपोनेंट का एक अलग जो है वोलेटिलिटी होगी। ये नहीं होगा कि आपके पास देखें, लेट्स से कि एल्डिहाइड्स हैं, उनका एक अलग टेम्परेचर है, उनकी वोलेटिलिटी अलग है, अल्कोहल्स की अलग है, कीटोन्स की अलग है। इसीलिए जब इवेपोरेशन हो रही होती है तो बाज़ औक़ात आपके कुछ कंपोनेंट जो हैं वो ज़्यादा इवेपोरेट हो जाते हैं, लूज कर जाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर कंपोनेंट्स। इसीलिए एक स्पेशल किस्म की टर्म है जिसको हम नोट कहते हैं। ये आपका जो हर फूड मटेरियल जो जायका है, आप जिसे जायका कहते हैं, मसलन देखिए आपको जो मीठी चीज़ें मीठी नज़र आती हैं, या कड़वी चीज़ें कड़वी नज़र आती हैं, या खट्टी खट्टी नज़र आती हैं, ये जो टेस्ट है एक डिस्टिंक्ट टेस्ट है फूड मटेरियल्स का। तो उसके लिए आप एक टर्म यूज़ करते हैं नोट। तो हमारे पास जो फ्रूट जूसेस का जो टेस्ट है, वो जो नोट है, एक उनकी शनाख्त है। मिसाल के तौर पे आपकी हर फ्रूट जूस की, फूड मटेरियल की एक जो शनाख्त है, वो जो उसकी शनाख्त है, अगर आप उसको इवेपोरेट करें, उसको कंसनट्रेट करें, तो वो जो नोट है उसका वो चेंज हो जाएगा, वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मसलन अगर हमारे पास जो है पाइनएप्पल जूस हो, तो पाइनएप्पल जूस के केस में जो है अगर आप जो है 80% पाइनएप्पल जूस को इवेपोरेट कर दें, तो ऑलमोस्ट 90% जो एस्टर्स हैं वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह जबकि उसके मुकाबले में अगर आप जो है उसकी 47% इवेपोरेशन करें अगर आप पाइनएप्पल जूस की, तो उसमें से 90% जो कार्बोनाइल्स हैं वो उसमें से लूज कर जाते हैं। इसलिए आपको बड़ा देखना पड़ता है कि जब फूड प्रोसेस कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी एवेपोरेशन के नतीजे में उसका जो एक डिस्टिंक्ट टेस्ट है, उसका जो एक डिस्टिंक्ट जो उसका नोट है, वो चेंज ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, और आपको उसी फ्रूट की वही क्वालिटी मिले, आपको वही टेस्ट मिले, ताकि आप जो है उसको इजीली कंज्यूम कर सकें। बाज़ औक़ात हम वॉलंटरली भी जो है इवेपोरेशन के नतीजे में डीऑर्डराइजेशन करते हैं। डीऑर्डराइजेशन क्या है कि आप अपने फूड मटेरियल में से वो जो आपके पास पंजेंट ऑर्डर्स हैं, या आपके पास ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि स्मेल है आपके पास, जो आपके पसंदीदा नहीं है, उसको रिमूव करने के लिए भी हम इवेपोरेशन के अंदर उसको यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर ख़ास तौर पर जो मिल्क है, मिल्क के अंदर क्योंकि आपके पास जो है वो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करता है, तो उसकी एक अपनी एक स्मेल है। तो बाज़ औक़ात ड्यू टू द चेंज इन फीड ऑफ द एनिमल्स, मिसाल के तौर पे आप कभी कभार देखें बरसीन अगर जो है ये गाय भैंसें खा रही हो, तो बरसीन के इस्तेमाल करने के बाद जो उनका दूध है उसके अंदर एक बड़ी अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है। या मड, अगर आपने नाम सुना हो, तो मड बेसिकली शुगर इंडस्ट्री के बाद जो ठोक सी बच जाती है, जो बेगास बचता है, उस बेगास को अगर जो है वो गन्ने के जो बेगास को वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं, तो उसके बाद वो जो उसका जूस है, उस जो गाय या भैंसों का जो दूध है, उस दूध के अंदर एक बड़ी पंजेंट सी, एक बड़ी स्मेल उसके अंदर एक क्रिएट हो जाती है। तो वो हो सकता है कि वो रिपेलिंग हो, स्पेशली जो बच्चे हैं उसको सख्त नापसंद करते हैं, तो कंजम्पशन के अंदर वो प्रॉब्लम आ जाती है। आप जब प्रोडक्ट अपना सेल करेंगे, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन सच स्मेल्स। इसलिए दूध या दूध से बने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली क्रीम वगैरह के लिए, उनमें से डीऑर्डराइजेशन की जाती है इवेपोरेशन के ज़रिए, कि उसमें जो स्मेल्स हैं वो इजीली रिमूव हो जाएं, ताकि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको हम जो है वो बरकरार रख सकें, और ख़ास तौर पर वैक्यूम इवेपोरेशन के ज़रिए इन स्मेल्स को वॉलंटरली भी जो है रिमूव किया जाता है। अच्छा, फिर जैसे कि आपने देखा कि जी हमें इवेपोरेशन तो फूड मटेरियल्स की करनी है, आपने कंसंट्रेशन करनी है प्रोसेसिंग के लिए, कंसंट्रेशन तो लाजमी है, और कंसंट्रेशन के नतीजे में जो हमारा फूड मटेरियल है, वो जो लिक्विड है, वो अपना कीमती एरोमा जो है ज़ाया कर रहा है। तो फिर इस एरोमा को कंपनसेट भी किया जाता है। इस एरोमा को कंपनसेट करने के लिए नॉर्मली हम डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ा जो कॉमन प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कि एरोमा रिकवरी प्रोसेस।
है, उसके अलावा एक कट बैक प्रोसेस है। तो आप एरोमा रिकवरी प्रोसेस में आप क्या करते हैं बेसिकली, तो आप ये करते हैं कि इवेपोरेशन से पहले ही कोई प्रोसेस करके आप अपने फूड मटेरियल में से एरोमा को सेपरेट कर लेते हैं, उस एरोमा को आप सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद आप बाद में उस एरोमा से आप एसेंस क्रिएट कर लेते हैं। ये जो आप एसेंस है, आपके पास वनीला एसेंस है, चॉकलेट, हर किस्म का आपको एसेंस मिल जाता है, तो आप उन एरोमास से वो एसेंस क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, और वो एसेंस क्रिएट कैसे करते हैं आप उस एरोमा को कंसंट्रेट कर लेते हैं, वो एरोमा आपका जो है एसेंस बन जाता है। उसके बाद आप उस एसेंस को मिक्स कर देते हैं अपने फाइनल कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट के अंदर। तो आपके पास जो फाइनल कंसंट्रेटेड जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपने एसेंस को मिक्स कर दिया, अब उसके अंदर एरोमा रिकवर हो गया और वो एरोमा वही होगा जो आपके ऑलमोस्ट नेचुरल प्रोडक्ट में था, ताकि उसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक कट बैक प्रोसेस है। कट बैक भी एरोमा कंपनसेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है और कट बैक जो प्रोसेस है स्पेशली ये फ्रूट जूसेस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो आपका फ्लेवर लॉस्ट हो गया ड्यू टू द इवेपोरेशन, तो आप उसको रिस्टोर करने के लिए आप नॉर्मली अनट्रीटेड जूस को जिसके अंदर एरोमा मौजूद होगा उसको आप जो है विद अ सर्टेन क्वांटिटी, आपके पास कोई सर्टेन क्वांटिटी होगी ट्रीटेड जूस की या कंसंट्रेटेड जूस की, उसके साथ मिक्स कर देंगे। तो आप इस तरीके से विदाउट एडिंग एनी एसेंस आप नेचुरली जो है उसको आप एरोमा को रिकवर कर लेते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर जो ऑरेंज जूस है उसको हम कंसंट्रेट करते हैं वैक्यूम कंसंट्रेशन के जरिए। तो वैक्यूम कंसंट्रेशन के जरिए जब आप उसको ऑरेंज जूस को इवेपोरेट कर रहे हैं, तो नॉर्मली आपके पास ये कहा जाता है कि मैं उसके बारे में डिटेल से बताता हूँ कि 12 डिग्रीज ब्रिक्स जो है आपके पास, ये जो है नॉर्मली जो मीठी चीज़ें होती हैं, जो फ्रूट जूसेस वगैरह होती हैं जिनके अंदर सॉलिड्स और लिक्विड्स की कंसंट्रेशन को बताने के लिए एक यूनिट है ब्रिक्स। तो आपके पास जो ऑरेंज जूस है उसकी कंसंट्रेशन को हम 12 डिग्रीज ब्रिक्स से बढ़ाकर हम 65 डिग्रीज ब्रिक्स बनाना चाहते हैं बाय यूजिंग जो है आप वैक्यूम का इवेपोरेशन। तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो है 2 पार्ट्स हम उस कंसंट्रेट के जो कि आपके पास वोलेटाइल एरोमा से साफ है, उसके अंदर एरोमा वगैरह मौजूद नहीं है, उसको आप मिक्स कर देंगे जो है 1 पार्ट ओरिजिनल फ्रेश जूस के साथ। तो आपके पास जो है वो जो है हम 45 डिग्री ब्रिक्स जो है वो हम एक कंसंट्रेट हासिल कर लेंगे। तो इसकी ये फ्लो डायग्राम आप देख सकते हैं। तो आपके पास किस तरह के आपके पास ये जूस है, फ्रेश जूस है, फ्रेश जूस को आपने इवेपोरेट किया, तो इवेपोरेट करने के बाद आपके पास ये कंसंट्रेटेड जूस आ गया यहाँ पर। तो कंसंट्रेटेड जो जूस आया तो इट इज़, हम जैसे ऑरेंज के मैंने आपको बताया कि आप 47 डिग्री ब्रिक्स आप उसको बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया है, आपने 1 पार्ट फ्रेश जूस और 2 पार्ट्स जो है आपके पास कंसंट्रेटेड जूस मिक्स कर दिए। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ गया इट इज़ नाउ 47 डिग्रीज ब्रिक्स विथ सम ऑरेंज एरोमा। तो उसके बाद आपके पास उसको आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिग्रीज ब्रिक्स हमने की है बात, बेसिकली ये जो है आपके पास एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर जो शुगर कंटेंट है ये उसके बारे में हमें बताता है। तो नॉर्मली जो 1 डिग्री ब्रिक्स है इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आपके पास जब 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज यानी कि शुगर आपके पास 1 ग्राम वो 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर मौजूद हो, यानी कि 1 ग्राम आपके पास सुक्रोज 100 ग्राम्स सोल्यूशन के अंदर मौजूद हो और आप इस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को परसेंटेज बाय मास के तौर पर, यानी कि आप कहें 1% आपके पास ये शुगर सोल्यूशन है, तो आपके पास ये कहेंगे कि ये 1 डिग्री ब्रिक्स आपके पास इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 डिग्री ब्रिक्स है। अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर डिजॉल्व सॉलिड है, फूड मटेरियल है, डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, उसके अंदर शुगर नहीं है, कोई और जो है डिजॉल्व सॉलिड्स है, तो फिर उसके बाद आप जो डिग्री ब्रिक्स है उसको आप डिजॉल्व सॉलिड कंटेंट्स के बारे में आप उसको बताएंगे कि हाँ भाई इतने ग्राम अगर वो डिजॉल्व सॉलिड उसके अंदर मौजूद हैं, इतने ग्राम आपके सोल्यूशन के अंदर 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, उस हिसाब से हम उसको डिग्री ब्रिक्स कहते हैं। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट होगा और एक्चुअली ये शुगर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जो डिग्री ब्रिक्स है इसको हम शुगर इंडस्ट्री के अंदर या बेवरेज जो आपके पास ये कोक वगैरह, ये कोल्ड आपके पास ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, पाकिस्तान में तो हम यूज़ नहीं करते मैपल सिरप,
तो मैपल एक ट्री है, तो उसके जो है सैप में से, उसके तने में से हम एक सिरप निकालते हैं, उसका रस निकलता है। तो ऐसे लोग जो कि जानवरों की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि ऐसे वो जो वेगान ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल शहद भी इस्तेमाल नहीं करते, तो वो फिर मैपल का सिरप इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मैपल सिरप है इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली ब्रेकफास्ट के अंदर। तो वो आप जो है मुख्तलिफ किस्म के डोनट्स के साथ या आपके पास पैनकेक्स के साथ ये मैपल सिरप के अंदर उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डिग्री ब्रिक्स है वो हनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका जो यूनिट है इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो हम इवेपोरेशन करते हैं, इवेपोरेशन के दौरान जो हमारे पास हीटिंग कर रहे हैं, इस हीटिंग के बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट, बड़े हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी फूड की क्वालिटी पर भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो कि हमारी फूड मटेरियल के लिए जो है वो हेल्पफुल होते हैं, और कुछ जो है वो हार्मफुल होते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब जब आप इवेपोरेशन करेंगे तो हमारे पास जो फूड मटेरियल है उसके अंदर कोई थर्मल डैमेज आएगा, हीट की वजह से कोई डैमेज आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी देर तक कितने टेम्परेचर पर उस फूड मटेरियल को जो है वो रखा था। अगर वो टाइम टेम्परेचर जो प्रोफाइल है, टाइम टेम्परेचर प्रोफाइल की बात करें, लेट्स से कि आपने बहुत थोड़ी विद फॉर सेकंड्स आपका कांटेक्ट हाई टेम्परेचर पे था, इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पास जनाब वो जो है बहुत देर तक था तो ये प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर आपके पास लो टेम्परेचर पर काफ़ी देर तक वो जो है वो कांटेक्ट रहा है तो भी ओके है। तो इसलिए टाइम टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें हम इंपॉर्टेंट होती हैं जो है आपके थर्मल जो फूड मटेरियल पर डैमेजेस हो रहे हैं उनको जज करने के लिए, उनके एनालिसिस के लिए। तो मिसाल के तौर पर जो हमारे पास फूड मटेरियल्स के केस में जो आपके पास एवेपोरेशन के नतीजे में जो थर्मल डैमेज हो सकता है, वो थर्मल डैमेज हमारे 4 किस्म का थर्मल डैमेज हो सकता है। मसलन हमारे पास नॉन एंजाइमेटिक या मेलार्ड ब्राउनिंग, या आपके पास फ्रूट जूसेस में स्पेशली कोई कुक टेस्ट, जैसे आपके पास कोई जली हुई, आपके पास कहते हैं कि कोई चीज़ जल्दी जब ये कहते हैं धुआं फिर गया है, तो आपके पास उसके अंदर हम कहते हैं कुक टेस्ट आ गया है, तो वो जला हुआ आपके पास वो एक टेस्ट आ गया या कुक टेस्ट आ गया, तो उससे फ्रूट जूस की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा जो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स हैं, ये जो कलर कंपाउंड्स होते हैं हमारे जो फलों वगैरह के अंदर, जो सब्जियों में जो रंग बिरंगे ये जो चीज़ें हैं, ये स्पेशली जैसे लाइकोपीन है, ये टोमेटो जूस के अंदर जो रेड कलर आपको नज़र आता है, इस तरह की जो ये चीज़ें हैं, ये अगर जो है ये लूज हो जाती हैं। इसके अलावा आपके पास प्रोटीन डीनेचुरेशन है, प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, स्पेशली मिल्क के अंदर ये ज़रा बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये मेलार्ड रिएक्शन क्या है? देखिए, बेसिकली ये जो मेलार्ड रिएक्शन होता है ये केमिकल एक रिएक्शन है जो कि आप एमाइनो एसिड्स और रिड्यूसिंग शुगर्स के दरमियान में होता है। और स्पेशली जो आप देखते हैं ये जैसे आप रस हैं, रस ये बेसिकली मेलार्ड रिएक्शन हुआ है, तो ये आपके फूड को एक डिस्टिंक्ट ब्राउन किस्म का जो है आपको फ्लेवर एक देते हैं, डिस्टिंक्ट ब्राउन फ्लेवर देंगे, ब्राउन कलर देंगे। तो ये जो हम बिस्किट वगैरह बनाते हैं, इनको फ्राई वगैरह करने के लिए आप जो बिस्किट वगैरह करते हैं, तो ये जो ब्राउन कलर है आपके पास ब्रेड्स के लिए, ये जो रस पापे वगैरह हैं इनके लिए आप जो है मेलार्ड रिएक्शन के ज़रिए इसको आप ब्राउनिंग की जाती है। तो ये जो मेलार्ड रिएक्शन है ये हार्मफुल नहीं है, इसको अगर कंट्रोल किया जाए तो बिल्कुल ये अचीव किया जाता है। तो आप इसको कह सकते हैं ये कैरामेलाइजेशन है एक तरह की। तो ये एक फ्रेंच केमिस्ट था लुइस कैमेली मेलार्ड, उसने 1912 के अंदर सबसे पहले ये जो है मेलार्ड उसने रिएक्शन उसने इसको जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो वो बेसिकली क्या कर रहा था कि जो बायोलॉजिकल सिंथेसिस कर रहा था आपकी प्रोटीन की, उस सिंथेसिस के नतीजे में उससे वो प्रोटीन तो सिंथेसाइज नहीं हुई, लेकिन ये मेलार्ड रिएक्शन हो गया, ये ब्राउनिंग हुई, तो जिसको अब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि जब आप कोई एंजाइम यूज़ किए बगैर आप जो है ब्राउनिंग कर रहे हो, तो विदाउट यूजिंग एनी एंजाइम अगर ब्राउनिंग कर रहे हैं तो नॉर्मली आपके पास जो है ना रैपिडली आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, 140 से 165 डिग्री से वो टेम्परेचर होता है, और जो है आपके पास ये रिएक्शन हो जाता है। स्पेशली जो है आपके पास जो स्पेशली जो बेकरी के आइटम्स हैं उनके अंदर जब आपने ये मेलार्ड रिएक्शन करवाना होता है तो उसके लिए आपका ओवन टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ओवन टेम्परेचर इज सफिशिएंटली हाई
द मेलार्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस वेरी एफिशिएंटली। इसी तरह हमारे पास जो है एक कैरामलाइजेशन भी हो जाती है। तो जो कैरामलाइजेशन है, मिसाल के तौर पर हम जो शुगर है उसको ब्राउन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप ना उसको भूनें, जैसे अगर आप ये हम सूजी का हलवा वगैरह बनाएं तो आप देखेंगे शीरा को पकाएं तो वो ब्राउनिंग जो है वो कैरामलाइजेशन हो जाती है, उसकी ब्राउनिंग हो जाती है। ये एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। ये जो कैरामल आप देखते हैं इट इज़ नथिंग बट अ शुगर, सिर्फ यह है कि उसको इसी मेलार्ड रिएक्शन की मदद से उसको कैरामलाइज किया जाता है। और इस कैरामलाइज के बाद जब आप मुसलसल उसको हीट देते जाते हैं तो पायरोलिसिस होती है। तो पायरोलिसिस के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो बर्न कर जाता है। उसके बाद आपका वो जो ब्राउन इफेक्ट है वो जो है वो मजीद प्रोमिनेंट हो जाता है और फिर इस कैरामल को आप यूज़ करते हैं एज अ फिलिंग या उसको टॉपिंग के तौर पर हम मुख्तलिफ फूड मटीरियल में इसको यूज़ करते हैं। जो प्रोटीन डीनेचुरेशन है, देखिए प्रोटीन की एक पर्टिकुलर शेप है, अगर वो शेप प्रोटीन लूज कर दे तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने रोक देगा और प्रोटीन वो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको कंप्लीट नहीं कर सकेगा। वो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस की वजह से प्रोटीन अपनी शेप को लूज करती है, उस प्रोसेस को हम प्रोटीन डीनेचुरेशन कहते हैं। तो जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, बेसिकली जब आपकी प्रोटीन के ऊपर कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस पड़ती है, मसलन आप कोई सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई आप एसिड्स बेस यूज़ कर रहे हैं या हीट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इवेपोरेशन के अंदर हम बहुत ज़्यादा हीट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी वो जो प्रोटीन है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगी। प्रोटीन की जब स्ट्रेस पड़ेगी तो उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा तो डीनेचुरेशन हो जाएगी और प्रोटीन अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकेगी। जो डीनेचर, जब आपके पास एक प्रोटीन डीनेचर्ड हो गई है तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि उसके प्रोटीन के जो अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे, कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो एमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, जो आपके अमाइनो एसिड्स के दरमियान में प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब मसला क्या है कि आपके पास तमाम जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, ये तमाम स्ट्रक्चर्स मिलकर आपके पास जो है प्रोटीन का फंक्शन डिटरमिन करते हैं। तो जब आपके पास ये चेंज आ गई है, अल्टरेशन आ गई है स्ट्रक्चर्स के अंदर, एक प्रोटीन डीनेचुरेशन आ गई है, प्रोटीन अपना जो यूजफुल फंक्शन था, पर्टिकुलर फंक्शन था, उसको परफॉर्म नहीं कर सकेगी। इसलिए हमने कहा है कि प्रोटीन डीनेचुरेशन हो गई है। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन इज़ वेरी कॉमन। आपके पास जो इवेपोरेशन के नतीजे में, ड्यूरिंग इवेपोरेशन अगर आपने ख्याल नहीं किया, हीट सेंसिटिव फूड मटेरियल था, उसको आपने सही तरह प्रॉपर्ली आपने उसको नहीं देखा तो उसके नतीजे में आपके पास प्रोटीन डीनेचुरेशन हो सकती है। मिल्क के केस में ये मिल्क की अक्सर प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाती है। इसका मतलब आ गया आपको पता भी नहीं है आप जो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं इट इज़ अ डीनेचर्ड मिल्क। इसके साथ साथ हमारे पास, मैंने कैरोटीनॉइड्स का बताया कि ये कैरोटीनॉइड्स भी लूज कर जाते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स हैं क्या? तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं इनका जो एक दूसरा नाम शायद आप लोग केमिस्ट्री में आपने उनको पढ़ा हो, ये टेट्राटर्पेनॉइड्स हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास प्लांट्स, आल्गे या कुछ आपके पास डिस्टिंक्ट जो कलर्स होते हैं, मसलन आपके पास देखते हैं फलों हैं, सब्जियां हैं, इनके येलो, ऑरेंज या रेड जो कलर्स हैं, तो ये उनके अंदर एक पिगमेंट्स होते हैं, वो कलर क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जो बेसिकली वो जो पिगमेंट्स हैं वो कैरोटीनॉइड्स हैं। तो ये हमारे पास प्लांट्स, आल्गे, डिफरेंट किस्म के जो हैं बैक्टीरिया, फंगाई भी जो हैं ये क्रिएट करते हैं। ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, अब आप देखते हैं, आप जब सब्जियां वगैरह, फल वगैरह देखते हैं तो आप देखिएगा डिस्टिंक्ट कलर आपको मिलता है। मिसाल के तौर पर लाल रंग की गाजरें हैं, पीले रंग के आपके पास मकई है, सुर्ख रंग की आपके पास जनाब वो टमाटर हैं। उसके अलावा आपके पास जो है आप देखते हैं कि आपके पास जो है और किस्म की सब्जियां वगैरह हैं, फिशेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं जिनका डिस्टिंक्ट जो कलर है उनमें मौजूद पिगमेंट्स की वजह से है, और वो जो पिगमेंट्स हैं वो बेसिकली कैरोटीनॉइड्स हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जो थर्मल इफेक्ट्स हैं इवेपोरेशन के, उसके नतीजे में आप लोग देख चुके हैं कि हमारे पास जो है
ब्राउनिंग हो जाती है, डिसकलरेशन हो जाती है। और ये जो डिसकलरेशन, ये ब्राउनिंग है, बेसिकली ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप फूड मटेरियल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते रहेंगे उसी तरह ये ब्राउनिंग वगैरह भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए आपके पास जो है जो फूड की जो सेंसिटिविटी है वो चेंज होती रहती है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होती है उसकी फूड की सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाती है। स्पेशली हमारे पास जो है सिट्रस जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस वगैरह, लेमन वगैरह, इनके जूसेस के अंदर और तकरीबन तमाम फ्रूट जूसेस के अंदर हमारे पास जो है जो क्वालिटी चेंज हो जाती है, आपकी कोई ब्राउनिंग आ जाती है, कोई कलर चेंज हो जाता है, तो वो उसके अंदर पॉसिबल है। इसके साथ साथ आपके पास जो फ्रेश टेस्ट है वो लूज हो जाएगा। उसके फ्रेश टेस्ट लूज होने के अलावा उसके अंदर एक जला हुआ टेस्ट आ जाएगा, कुक्ड टेस्ट आ जाएगा, और विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और वो आपकी फूड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको मुतासिर कर देगा। मसलन ये जो कुक टेस्ट है ये बहुत कॉमन है हमारे पास जो है टोमेटोज के अंदर, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, एप्पल्स में, ग्रेप जूसेस में, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाज़ औक़ात हमारे पास जो कुक टेस्ट होता है वो टोमेटो कंसनट्रेट में, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इतना रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में वो फ्रेश टोमेटोज़ के बजाय पर टोमेटो पेस्ट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो मैश टोमेटोज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो टोमेटोज स्लाइस्ड टोमेटोज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह के जब उनके पास कोई टोमेटो कंसनट्रेट्स मौजूद होते हैं उनके अंदर परहैप्स जो कुक टेस्ट है वो इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, उसकी इतनी ज़्यादा जो है उसकी वो बाज़ औक़ात वो जो है रिक्वायर्ड भी है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आपने उस टोमेटो कंसनट्रेट को जिसके अंदर कुक टेस्ट मौजूद था उससे आपने वाटर वगैरह ऐड करके दोबारा कोई टोमेटो जूस क्रिएट करना है, तो टोमेटो जूस अगर आपने क्रिएट करना है, हम पाकिस्तान में तो टोमेटो जूस क्रिएट नहीं पीते, लेकिन मिसाल हमारे हमसाया मुल्क ईरान है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दोपहर के खाने में वो जो है टोमेटो जूस इस्तेमाल करते हैं। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में भी बहुत ज़्यादा टोमेटो जूस को कंज्यूम किया जाता है बाय एडिंग डिफरेंट ड्रिंक्स एज वेल। तो उसके अंदर जब आपने उससे कोई जूस रिकॉन्स्टिट्यूट करना हो तो जो कुक टेस्ट होगा वो एक सीरियस एक डिफेक्ट होगा और वो बड़ा हार्मफुल होगा। अच्छा, ये जो कुक टेस्ट आया है, बेसिकली ये कुक टेस्ट इसलिए आता है कि जब आपके पास उसमें से कैरोटीनॉइड्स बर्न आउट हो जाते हैं तो वो डार्क पिगमेंट्स बन जाएंगे, और वो जो डार्क पिगमेंट्स होंगे उनकी एक नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो जाएगी जो है ऑन कॉन्टीन्यूस फर्दर हीटिंग ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, जिसकी वजह से आपके पास वो कुक्ड टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, इस थर्मल डैमेज को कम करने का क्या तरीकाकार है इवेपोरेशन के अंदर? सबसे अहम तरीका ये है, आप इवेपोरेशन का टेम्परेचर कम कर दें। इवेपोरेशन का टेम्परेचर कम करने का एक ही तरीकाकार है कि आप अपना जो इवेपोरेटर है अंडर वैक्यूम ऑपरेट करें। अंडर वैक्यूम जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपके पास उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब आप, क्योंकि जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब आपके पास जब एक्सटर्नल प्रेशर बिकॉज ऑफ द वैक्यूम डिक्रीज हो गया तो आपके एट लेस वेपर प्रेशर वो लेस टेम्परेचर पे अचीव होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है इसको इवेपोरेशन टेम्परेचर को कम करके हम थर्मल डैमेज को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन टेम्परेचर को कम कर दिया, इसका नुकसान ये होगा कि हमारे पास फिर रेजिडेंस टाइम हमें बढ़ाना पड़ेगा, उस फूड मटेरियल को ज़्यादा देर तक आपने इवेपोरेट करना पड़ेगा ताकि उसमें से जो है हमारे पास जो है वो हमारा प्रॉब्लम होगा और आपके पास लॉन्ग रेजिडेंस टाइम भी फूड मटेरियल को डैमेज कर देगा। स्पेशली जो टोमेटो जूस के अंदर लाइकोपीन जो है वो लॉस कर जाती है, जो पिगमेंट्स है उसके अंदर लाइकोपीन वो लूज हो जाते हैं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही कि जो है सबसे एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन किया गया है कि टोमेटो जूस को अगर आप हैंडल कर रहे हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर्स बट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देकर आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम अगर आप इवेपोरेशन का दे रहे हैं तो उसके नतीजे में जो लाइकोपीन है वो इवेपोरेट नहीं होती बल्कि वो टोमेटो के अंदर रिटेन करती है और वो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो बरकरार रहती है। इसीलिए जो हमारे पास ऐसे तमाम फूड
जो कि थर्मली डैमेज हो सकते हैं बहुत आसानी से, यानी कि इवन एट लो टेम्परेचर अगर उनको थर्मल डैमेज उनका बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसको हम फिर उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप उन फूड मटेरियल्स की जो इवेपोरेशन है, आप उनको जो है उसको इवेपोरेशन को अंडर वैक्यूम करें। अंडर वैक्यूम इवेपोरेशन क्यों करेंगे? अंडर वैक्यूम इवेपोरेशन इसलिए करेंगे ताकि उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। बॉइलिंग टेम्परेचर किस तरह रिड्यूस होता है, तो वो मैंने आपको बताया कि जब आपके पास बॉइलिंग टेम्परेचर, बिकॉज द बॉइलिंग टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब आपके पास वैक्यूम आ गया है तो एक्सटर्नल प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर आपको कम चाहिए, वो उसके बराबर हो जाए ताकि बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए। बॉइलिंग होगी तो आपके फूड मटेरियल में से वो जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो अलग होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और आपके पास कोई कंसंट्रेट आ जाएगा। स्पेशली हमारे पास जो वैक्यूम इवेपोरेशन है, वैक्यूम इवेपोरेशन के लिए हम जो है नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आपके पास जो है यूज़ करने के लिए लोअर टेम्परेचर्स आप यूज़ कर लेते हैं वैक्यूम इवेपोरेशन में, और लोअर टेम्परेचर्स के लिए आप जो है लोअर टेम्परेचर के ऊपर वो बॉइलिंग कर रहे होते हैं। और इसको अचीव करने के लिए हम या तो मैकेनिकल या स्टीम जेट इजेक्टर या वैक्यूम पंप्स यूज़ करते हैं। तो आप इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस यूज़ करते हैं वैक्यूम इवेपोरेशन के लिए। और नॉर्मली इसके साथ साथ आप जो है कंडेंसर्स भी लगाते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब आपके वेपर्स कंडेंस होते हैं तो कंडेंस हो रहे हैं, इवेपोरेटर से जो वेपर्स निकल रहे हैं उनको आप कंडेंस कर रहे हैं, उसके साथ ही अगर आपने कोई मैकेनिकल इजेक्टर भी लगा लिया है जो कि इन वेपर्स को इजेक्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में आपके इवेपोरेटर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम आपके जो इवेपोरेशन का जो टेम्परेचर है, जो उनके बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो नॉर्मली जो मैकेनिकल वैक्यूम पंप्स यूज किए जाते हैं, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट, जो इनके चलाने का खर्चा है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन ये महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं आपके एज़ कम्पेयर टू स्टीम जेट इजेक्टर्स। ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए छोटी फूड इंडस्ट्री है उसके लिए जो है शायद जो है ये फिजिबल इतने ज़्यादा ना हो। इसके मुकाबले इसके साथ साथ हमारे पास एक जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि आपने वो जो लिक्विड कंडेंस हो रहा है, आपने जो वेपर्स बनाए हैं उसके बाद जो लिक्विड कंडेंस हुआ है उसको भी सिस्टम में से कॉन्टीन्यूसली आपने डिस्चार्ज करना है। तो इसको कॉन्टीन्यूसली डिस्चार्ज करने के लिए नॉर्मली आप बैरोमेट्रिक एक कॉलम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपके पास कोई स्टैटिक एक कॉलम मौजूद, उस बैरोमेट्रिक कॉलम के अंदर आपके पास एक स्टैटिक कॉलम होगा जिसके अंदर जो है लिक्विड जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बैलेंस हुआ होगा, और उसकी मदद से आपके पास वो जो कॉन्टीन्यूसली जो कंडेंस लिक्विड है वो डिस्चार्ज होता रहेगा। बाज़ औक़ात उसके बाद जो वैक्यूम पंप्स हैं, इस तरीके जब आप ये बैरोमेट्रिक कॉलम आप यूज़ करते हैं तो आपको पंप नहीं लगाना पड़ता। तो उसके बाद आप फिर ऐसे नॉन कंडेंसेबल जो चीज़ें आपके पास रह गई हैं जो कि आपके बैरोमेट्रिक कॉलम की मदद से रिमूव नहीं हो रही, उनको फिर आप वैक्यूम पंप्स की मदद से आप रिमूव कर लेते हैं। जो है उसकी वजह से आपके पास उसका वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको आपने मॉइस्चर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर उसको आपने जो है रिमूव करना है। सिर्फ आपने फूड मटेरियल्स को कंसंट्रेट करना है, तो कंसंट्रेट करने के लिए इवेपोरेशन इज नॉट द ओनली वे। इवेपोरेशन के अलावा भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हैं जो कि हम फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, तो इवेपोरेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को दूर करने के लिए, उनसे बचने के लिए। मसलन मिसाल के तौर पर रिवर्स ऑस्मोसिस है, ऑस्मोटिक वाटर ट्रांसफ़र है, फ्रीज कंसंट्रेशन है। ये तीन वो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि आप जो है इवेपोरेशन के अलावा आप यूज़ करते हैं ताकि आपके जो फूड मटेरियल है वो हार्मफुल डैमेजेस से वो बच जाए और आपके फूड मटेरियल अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको लूज न करें। बेटा, दिस was our lecture. Lecture notes are already available on your ocw.kfueit.edu.pk and also on your LMS. ये वीडियो जो है YouTube पर अवेलेबल है, इसके अलावा इसके जो वीडियो लिंक्स हैं आपके OCW और LMS पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दीज नोट्स, ताकि आप जब Google Meet के लाइव सेशन में
पार्टिसिपेट करें, तो आपने कुछ इसमें से पढ़ के आए हुए हो ताकि हम इजीली उसको जो है हम हैंडल कर सकें और आप जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, और कुछ आपको नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स वगैरह को आप क्लियर कर सकें। इस हवाले से बेटा आप लोग जो है यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपके कुछ सवालात हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप जो है उसके अलावा सबसे बेहतर तरीका है कि लाइव सेशन में गूगल मीट के आप जो है वो अपने जो है सवालात वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।